हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन। तो ठीक है, आज हम स्कूल वाक्यता की आरपीएससी स्कूल वाक्यता की भूगोल की तीसरी क्लास ले रहे हैं। इसका तीसरा चैप्टर है राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है, अब देखते हैं हम राजस्थान का भौतिक विभाजन। सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक विभाजन में राजस्थान का भौतिक विभाजन शब्दावली वर्गीकरण किया गया है। भौतिक विभाजन 3 भाग है। ठीक है, पहला है मरु। मरु किसको बोलते हैं? दूसरा है मेरु, तीसरा है मार। ठीक है, अब इनको देखते हैं। मरु, रेतीले टीले, रेतीले प्रदेश होते हैं उनको मरु बोलते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में जो रेतीले टीले होते हैं उनको बोलते हैं मरु। मेरु किसको बोलते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे अरावली पर्वतमाला मध्य राजस्थान, जैसे अरावली पर्वतमाला मध्य राजस्थान में उसको मेरु बोलते हैं। और माल किसको बोलते हैं? पठारी क्षेत्र को मार बोलते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र जैसे हाड़ौती का पठार, उनको हम बोलते हैं माल क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास करने वाले जो विद्वान थे वो तो बीसी मिश्रा। राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास करने वाले विद्वान बीसी मिश्रा। इन्होंने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। 7 भाग कौन कौन से है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी कृषि प्रदेश। ठीक है, चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये 7 भागों में बीसी मिश्रा ने राजस्थान में भौतिक विभाजन किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं भौतिक प्रदेशों को। ये 7 भागों में डिवाइड किए तो शुष्क क्षेत्र हो गया, ये अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, ये नहरी क्षेत्र जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, अरावली पर्वतीय प्रदेश ये मध्य का हो गया, ये पूर्वी कृषि ये हो गया पूर्वी कृषि प्रदेश, ये चंबल बीहड़ क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा, और एक ये है। ठीक है, ये दक्षिण राजस्थान। अब देखते हैं ठीक है, भौतिक प्रदेशों को बांटने वाले विद्वान। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में किन किन विद्वानों ने बांटा था? तो पहले बीसी मिश्रा, उन्होंने 1968 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा। ठीक है, दूसरा है A.K. सेन, 1968 में, इन्होंने भी 1968 में। ठीक है, एक है रामलोचन शर्मा, 1971 में। उन्होंने कितने भागों में बांटा? उन्होंने बोला था कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश 2 तो भाग है, 4 उपभाग, जैसे बताया है 2 भाग, 4 उपभाग और 12 अनुभागों में बांटा गया है इसको। रामलोचन शर्मा ने कब दिया था ये? 1971 में। अब देख लेते हैं हम उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। उच्चावच के आधार पर राजस्थान का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से है? एक तो है मरुस्थलीय प्रदेश, एक है अरावली पर्वतीय प्रदेश, एक है मैदानी भाग और एक है हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, अब क्षेत्रफल जान लेते हैं इनका। तो क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 61.11। यहाँ कितनी परसेंट जनसंख्या? 40% जनसंख्या निवास कर रही है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? बलुआ और रेतीली मिट्टी है। जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9%। 10% जनसंख्या निवास कर रही है वहाँ पे। और मृदा कैसी है? पर्वतीय वन्य मिट्टी है। जलवायु कैसी है? उपार्द जलवायु है। इसी तरह हम देख लें मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 23% मैदानी भाग है और 39% जनसंख्या निवास कर रही है यहाँ। और मृदा कैसी है? दोमट और जलोढ़ मिट्टी है।
जलवायु आर्द्र जलवायु है यहाँ। इसी प्रकार हाड़ौती प्रदेश देख लेते हैं। 6.89% यहाँ जनसंख्या क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या निवास कर रही है। काली और रेगुर मिट्टी है और जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु है। अब भौतिक प्रदेशों का विभाजन, ये तो हो गया। अब देख लेते हैं भौतिक प्रदेशों का विभाजन, ठीक है। भौतिक प्रदेशों का विभाजन में देख लेते हैं, जैसे पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क प्रदेश, एक तो है शुष्क प्रदेश, एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा गया है, शुष्क प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में एक तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये तो शुष्क में आ गए। और अर्ध शुष्क में घग्गर बेसिन, शेखावाटी, अंतर प्रवाही, नागौरी उच्चभूमि, लूनी बेसिन और गोंडवाना बेसिन। ये पिछले साल फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में आया था कि अर्ध शुष्क प्रदेशों का भाग नहीं है, ठीक। तीन ऑप्शंस में थे, एक नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा भाग, देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिण अरावली। इसी प्रकार पूर्वी मैदानी भाग को माही वैशन, बनास वैशन, बाणगंगा वैशन, चंबल वैशन। इसी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो हाड़ौती का पठार है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक तो विंध्याचल का गार, एक है हाड़ौती का पठार, ठीक है, हाड़ौती का पठार। देख लेते हैं विंध्याचल का गार। अब ये मरुस्थली है, इनको थोड़ा झूम कर लेते हैं। हाँ, मरुस्थल को, यह है शुष्क अर्ध मरुस्थल, यह है अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये हो गया, ये मैदानी भाग हो गया। इससे नीचे हो गया हाड़ौती पठारी प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांट रही, कौन सी, 25 डिग्री समवर्षा रेखा, ठीक है। मरुस्थल को दो भागों में बांटती है 25 डिग्री, और राजस्थान को दो भागों में बांटती है 25 डिग्री समवर्षा रेखा, जो उत्तरी अरावली को और एक मरुस्थल को और एक पूर्वी भाग को दो भागों में बांटती, कौन सी रेखा है, 50 डिग्री समवर्षा रेखा। राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम थार का मरुस्थल, ठीक है। थार के मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में विस्तृत है, दोनों जगह फैला हुआ है थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल पाकिस्तान में 15% है, भारत में 85% भारत में है। और थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, चौलिस्तान, और भारत में बोलते हैं इसको रेगिस्तान, ठीक है। अब भारत में कितने राज्यों में फैला हुआ है ये, भारत में 5 राज्यों में, 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर है, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये 4 राज्यों में, ठीक है। अब देख लीजिए शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल जो 41.50% है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो 58.50% है। ये अर्ध शुष्क प्रदेश, ये तो शुष्क वाला है, ये तो, और अर्ध शुष्क प्रदेश तो कितने आ रहे हैं, ये तो घग्गर प्रदेश, ये शेखावाटी प्रदेश, एक है नागौरी उच्चभूमि, नागौरी उच्चभूमि। मरुस्थल क्षेत्र की विशेषता क्या है, इनको रुक्ष प्रदेश कहते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने इनको रुक्ष प्रदेश कहा, मरुस्थलीय क्षेत्र को ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र कहा। क्षेत्रफल कितना है, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर मरुस्थल का क्षेत्रफल। राज्यों में है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 2/3 भाग राज्यों में। अपने जो देश का कितना प्रतिशत मरुस्थल राजस्थान में फैला हुआ है, तो 2/3 भाग मरुस्थल का राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। मरुस्थल की 61.11% क्षेत्रफल है। 18 जिले मरुस्थल में आ रहे। नए जिलों के अनुसार 40% जनसंख्या निवास करती है। जलवायु शुष्क अति विषम है। लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। समुद्र तल से अगर मरुस्थल की ऊंचाई देखिए तो 200 से 300 मीटर है, ठीक है। तापमान,
मरुस्थल का तापमान अधिकतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी कैसी है? रेतीली। रेतीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? एडिसोल्स। ढलान कैसा है? उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, मतलब ढलान इनका ऐसे है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, ये ऐसे ढलान कैसे है, ये ढलान है इसका, मरुस्थल का ढलान ऐसे है। नदी कौन सी है मरुस्थल में? लूनी नदी, लूनी नदी है। वनस्पति मरुद्भिद, मरुद्भिद वनस्पति को क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स, ठीक है। जनघनत्व कितना? 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देख लेते हैं मरुस्थल का बढ़ना। मरुस्थल का जो विस्तार होता है, बढ़ना, उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च, रेंगती मृत्यु, ठीक है। थार के मरुस्थल को विश्व शक्ति गृह कहलाता है। थार का मरुस्थल क्या कहलाता है? विश्व शक्ति गृह, वर्ल्ड पावर हाउस। कभी क्वेश्चन पूछ ले वर्ल्ड पावर हाउस, तो थार का मरुस्थल। अब देख लेते हैं शुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश देखते हैं 41.5 किलोमीटर, 53.50। ये पथरीला और चट्टानी मरुस्थल है। यह अम्माद और चट्टानी, रेग मिश्रित मरुस्थल को रेग कहते हैं। लाटी सीरीज यही है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ये इर्ग रेतीला शुद्ध मरुस्थल है ये, ठीक है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं यहाँ बालू का युक्त में। बर्फखान पाए जाते हैं, विभिन्न बालू का स्तूप, पलाया झीलें यहाँ पाई जाती है। अब देख लेते हैं मरुस्थल के प्रकार। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है इर्ग, रेग और हम्माद। इर्ग कौन सा था? शुद्ध रेतीला मरुस्थल, जहाँ सिर्फ रेत होती है, उसको बोलते हैं इर्ग। रेग मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित रेतीला होती है, चट्टान भी होती है, रेतीला होती है, दोनों कंबाइंड होते हैं, उसको रेग मरुस्थल बोलते हैं। हम्माद चट्टानी मरुस्थल, जो चट्टानी मरुस्थल उसको हम्माद बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लाटी सीरीज क्या है। लाटी सीरीज रेड क्लब रेखा के सहारे, जो रेड क्लब रेखा है ना, लाटी सीरीज क्या है? रेड क्लब जो रेखा है उसके सहारे पाकिस्तान देश के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण से सोहनगढ़ तक, अरावली, अरावली पोखरण से और सोहनगढ़ तक अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों का जो समूह पाया जाता है ना, उनको लाटी सीरीज कहती है। 2007 में काजरी के जो वैज्ञानिक थे, काजरी कहाँ है? जोधपुर में। काजरी के वैज्ञानिकों को यहाँ 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी पृथ्वी के अंदर एक बहती हुई जलधारा प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने भूगर्भीय जलपट्टी लाटी सीरीज के नाम से पुकारा, ठीक है। देख लेते हैं जैसलमेर में स्थित, जैसलमेर में स्थित जलपट्टी जो सरस्वती नदी है, घग्गर नदी का अवशेष है, भूगर्भीय अवशेष है, ठीक है। यहाँ सेवण घास, जो लाटी सीरीज में क्या पाई जाती है? सेवण घास। देखो लसियूरिस सिडिकुस बोलते हैं। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लसियूरिस सिडिकुस पाई जाती है, जिसके उपनाम है करली, तरगम, तरडगम, मुराला। इस सेवण घास पर, इस सेवण घास पर राज्य पक्षी है ना, गौडावन जो अंडे देता है, ठीक है। इसलिए सेवण घास को गौडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। लाटी सीरीज, लाटी सीरीज के नज़दीक जैसलमेर जिले के सम तहसील में, अब देख लेते हैं लाटी सीरीज। लाटी सीरीज के नज़दीक जैसलमेर जिले की सम तहसील के चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया, जहां पर कम गहराई में 2.30 लाख मीटर प्रति घंटे मीटर जल निकाला जाता है, और इसी कारण चांदन जो गांव है उसका नलकूप, उसको थार का गड़ा कहा जाता है, ठीक है। चांदन गांव के नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। अब देखते हैं लाटी सीरीज। लाटी सीरीज में मुख्य रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है, ठीक है। लाटी सीरीज थार के मरुस्थल की परिस्थिति संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल में परिस्थिति संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो वो है लाटी सीरीज। थार रेगिस्तान का जलमहल बटाडू का कुआं, और बटाडू का कुआं किसने बनाया था? गुलाब सिंह ने, ठीक है। अब देख ले यहाँ संगमरमर से निर्मित, वर्तमान में यहाँ पर कियन कंपनी द्वारा पानी को ड्रॉ फिल्टर करके उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। और संगमरमर से निर्मित है ये बटाडू का कुआं, किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। वर्तमान में जो
शुद्ध पानी निकालने का काम कौन कर रही है, कौन सी कंपनी है, वो है केयर इंडिया द्वारा पानी को रिफिल्टराइज करके पब्लिक को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम देखते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश हमने पढ़ लिया, जो 41.5 किलोमीटर है, 41.5% है, सॉरी। अब यह है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो है 58% है। बालू का स्तूप कहते किसको, सबसे पहले देखते हैं। वायु निरपेक्ष, वायु की क्रिया द्वारा निर्मित रेत के टीले जो टिब्बाओं को बालू का स्तूप कहते हैं। दोहरे, लहरदार रेत के टीलों को क्या बोलते हैं, दोहरे। दरियन क्या होते हैं, स्थानीय भाषा में दोहरों को दरियन कहा जाता है। जो दोहरे होते हैं उन्हीं को वहाँ की स्थानीय भाषा है ना जैसलमेर में दरियन कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों के प्रकारों में एक तो अनुदैर्घ्य रेखीय बालू का स्तूप कैसे होते हैं, ये होते हैं पवनानुवर्ती, जैसे स्तर होते हैं पवन के अनुवर्ती होते हैं ये। ठीक है, हवा की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप को अनुदैर्घ्य या रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 60 मीटर ऊंचे होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 60 मीटर ऊंचे होते हैं। और सर्वाधिक विस्तार कहाँ है इनका, अनुदैर्घ्य जो रेखीय बालू का स्तूप में सर्वाधिक विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में। जो जिले है जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ जिले में है। ठीक है, अब दूसरे नंबर का पढ़ लेते हैं हमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू को वायु की दिशा के समकोण पर, समकोण कैसे होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण, इसको समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, इसको वह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे ऐसे बनते हैं, ऐसे हवा चल रही है। ठीक है, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 से 40 मीटर ऊंचे होते हैं। सर्वाधिक कहाँ है, जोधपुर, ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, इनमें पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब देख लेते हैं बरखान या पड़छान। ये कैसे होते हैं, ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, तो उनको बोलते हैं बरखान। ठीक है, सर्वाधिक गतिशील, ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। नवीन लघु बालू युक्त होते हैं, नवीन बालू का युक्त होते हैं ये। और सर्वाधिक नुकसानदेह भी होते हैं। अभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायी होता है, तो वो होता है बरखान। ठीक है, इनकी ऊंचाई होती है 10 से 20 मीटर। सर्वाधिक ये शेखावाटी जिले में, शेखावाटी जो क्षेत्र है उनमें चूरू जिला है ना, वहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं बरखान। इनकी चौड़ाई होती है 100 से 200 मीटर की ऊंचाई होती है इनकी। ठीक है, अब देख लेते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। चौथा नंबर का होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये होता है महिलाओं के बालों की पिन यानी हेयर पिन के आकार का होते हैं ये बालू का स्तूप। मरुस्थली वनस्पति की सहयोग से, मरुस्थली जो वनस्पति है ना उनके सहयोग से निर्मित होते हैं। और ये पैराबोलिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में। ठीक है, अब देख लेते हैं सीप। ये भी बालू का स्तूप है सीप। विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण, जो विपरीत दिशा की शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की जो श्रृंखला बीच बीच में कटी फटी सी रहती है उनको बोलते हैं सीप। इनकी आकृति ऐसी होती है, ये ठीक है, ऐसी कटी फटी आकृति होती है, इसे बनाया नहीं जा रहा। ठीक है, अब सब्र कपी स्तूप, ये कौन से होते हैं, ये देख ले, छोटी झाड़ियों मंद पवन गति से निर्मित बालू का स्तूप। छोटी झाड़ियों के बीच, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उनके बीच हवा की गति, धीरे धीरे धीमी धीमी हवा चलती है, उनसे निर्मित होते हैं बालू का स्तूप। ठीक है, नेबखा, ये झाड़ियों से छनकर बनी आकृति होती है। नेब का एक आकृति होती है, झाड़ियों से मृदा जो छनती है ना उनसे एक आकृति बन जाती है, इसको बोलते हैं नेबखा। अब देख लेते हैं हम तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, तार यानी स्टार, स्टार के आकार का जो बालू का स्तूप होते हैं ये सर्वाधिक कहाँ है, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़। कहाँ पाए जाते हैं, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं तारा बालू का स्तूप। ठीक है, पिछले साल 2022 में क्वेश्चन पूछा था जीके में, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं पलाया। यह रेगिस्तान में बालू का स्तूपों के मध्य जल पानी में जमा होने से बनी अस्थायी झीलें, इनको पलाया बोलते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों के नाम पर इनका नाम पलाया पड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्हें
इन्हें स्थानीय भाषा में डाँड भी कहते हैं। पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? डाँड भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं रन और टाँट। जो पलाया झील का पानी सूखने लगता है, जब पलाया झील में जो पानी भरता है वो सूखने लग जाता है तो वहाँ दलदली भूमि का निर्माण होता है और उसे रन या टाँट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं खडील। खडील पलाया के सूखने के बाद शेष बची मिट्टी होती है ना, उसको खडील बोलते हैं। प्रमुख रण क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान में? देखते हैं जैसलमेर में कौन कौन से रण क्षेत्र है? भाकरी, बरमसर, कनौड़, लब्बा, पोखरण, ये है ये आदि रण क्षेत्र है। फलौदी में बाप रण है, बालोतरा में थोब रण है और बालोतरा को मरुजिला भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बालोतरा को क्या कहा जाता है? मरुजिला। और पड़िहारा ये चूरू में है। ठीक है, अब देख लेते हैं बालसन। बालसन क्या है? मरुस्थलीय भागों में चट्टानों से घिरा भाग जहाँ पानी जमा हो जाता है, वहाँ सूखने के बाद कृषि की जाती है, उसको बालसन कृषि भी बोलते हैं। एक है सैलीनास। क्या होता है? मुलायम लवण की परत युक्त पलाया झीलें। मुलायम जो लवण होते हैं ना, उनकी परत युक्त पलाया झीलें अत्यधिक नमकीन होती है ये सैलीनास। तल्ली। तल्ली कहते हैं धौरों के नीचे की जो निम्न भूमि है, नीची भूमि है, जहाँ मीठे जल पानी का भराव हो जाता है, उसको बोलते हैं तल्ली। ठीक है, मरहो। मरहो क्या है? मरहो है तल्ली और पोखर की उपजाऊ मिट्टी को मरहो बोलते हैं। नाड़ी। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव से बाहर बना छोटा सा तालाब। जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो गांव से बाहर जो छोटा तालाब बना होता है ना, उनको बोलते हैं नाड़ी। नाड़ी का टोबा। नाली का सबसे गहरा भाग को नाली का टोबा बोलते हैं। जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में चूने के कुएं को क्या बोलते हैं? जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र में चूने के कुएं को जोहड़ बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पर, दूसरे वर्गीकरण पर, वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है भारत, गुजरात से। भारत में कहाँ कहाँ है? गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है, दिल्ली में कौन सी? रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक। खेड़ ब्रह्मा कहाँ? सिरोही। खेतड़ी है नीम का थाना। पहले झुंझुनू में था ये नीम का थाना, अब है नीम के थाना तक। ये है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले विस्तृत वर्गीकरण दिया A.M. हेरोन ने। प्रकार क्या है? अरावली पर्वतमाला कैसी है? ये प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। इसकी तुलना अमेरिका के अल्पेशियम पर्वत से की जाती है। उत्पत्ति कैसे हुई इसकी? अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, गोंडवाना लैंड से। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में गोंडवाना लैंड से उद्गम। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से? अरब सागर से। मिनिकाय। अरब सागर को पहले मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता था, इसीलिए अरावली को अरब सागर की बेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की बेटी। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 80% राजस्थान में, मतलब देश में कुल जितनी परसेंट अरावली है उसका 80% राजस्थान में, 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। औसत ऊंचाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की? 930 मीटर। राजस्थान के क्षेत्र का प्रतिशत है 9% क्षेत्र पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या का 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली पर्वतमाला की सिरोही में है और सबसे ज़्यादा विस्तार देखा जाए तो उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार और सर्वाधिक अंतराल, अगर अरावली पर्वतमाला का अंतराल सर्वाधिक है अजमेर में और न्यूनतम विस्तार भी अजमेर में है। जलवायु कैसी है यहाँ की? उपाड़। ठीक है, मिट्टी कौन कौन सी है? भूरी, लाल और काली। ये 3 प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है अरावली पर्वतमाला में। मुख्य फसल है अरावली पर्वतमाला की मक्का। ठीक है, आकार कैसा है? तानपुरे जैसा। अरावली पर्वतमाला का आकार कैसा है? तानपुरे जैसा। अब दिशा देखते हैं अरावली पर्वतमाला की दिशा कैसी है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब इसकी दिशा है, अरावली पर्वतमाला की दिशा ऐसे है। ठीक है, ये इसकी दिशा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, मतलब नैऋत्य कोण, ईशान कोण। कोण देखा जाए तो नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर। अब देख ले अरावली पर्वतमाला, अरावली के उपनाम कौन कौन से हैं? ठीक है, हिंदू ओलंपस, इसको कर्नल जेम्स स्टोक ने हिंदू ओलंपस कहा। परिपत्र, पुराणों में अरावली पर्वतमाला को परिपत्र कहा जाता है, पुराणों में भी, विष्णु पुराण में है। ठीक है,
आबू गुलाब सिरोही में कहा जाता है, आडा वल्लभ बूंदी में कहा जाता है, अड्डा भट्टा उदयपुर में कहा जाता है, मालानी बालोतरा और बाड़मेर में कहा जाता है। अन्य नाम है इसके। राजस्थान की जीवन रेखा क्या है? अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा। अरब सागर की बेटी, ठीक है। शामिल जिले कौन कौन से इसमें अरावली पर्वतमाला में? उदयपुर, सलम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सायपुरा, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, अजमेर और है ब्यावर। ब्यावर और अब है अलवर। अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतर, तेजारा, डडवाना, कुचावन। यानी पहले इसमें कितने जिले थे? 12 जिले, ठीक है। अब कितने हैं? 19 जिले। देखते हैं। यह राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। कैसी है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला। अरावली का विभाजन, ठीक है। अरावली का विभाजन, एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, एक दक्षिण अरावली, ठीक है। उत्तरी अरावली का विस्तार खेतड़ी से सावर तक है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़ जो सीकर में। ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ जो सीकर में, ठीक है। मध्य अरावली का विस्तार है सावर से देवगढ़ तक, ठीक है। सावर से देवगढ़ तक। औसत ऊंचाई 700 मीटर। सर्वोच्च चोटी है टोडगढ़ जो है ब्यावर में। और दक्षिणी अरावली का विस्तार देखते हैं टोडगढ़ से सिरोही तक। औसत ऊंचाई 1000 मीटर और सर्वोच्च चोटी है इसकी गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियों का क्रम कौन कौन सा है। राजस्थान की चोटी है, एक तो आरोही। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। यानी कि ट्रिक है। सबसे ऊंची चोटी इनके देखा जाए लगातार तो गुरु से दिल लगाकर, क्या है? गुरु से दिल लगाकर जरा आँच रखो। क्या है? गुरु से दिल लगाकर जरा आँच रखो। तो ठीक है, इनकी छोटी है ये तो गुरु शिखर। गुरु से होगा शेर, दिल से होगा दिलवाड़ा, लगाकर छोड़ दिया जरा से जरगा, आँच से है अचलगढ़, रह से होगा रघुनाथगढ़, खो से होगा खो। इनकी ऊंचाई बता रखी है 1722 या 1727। ये सिरोही में है। ये शेर है सिरोही में भी, दिलवाड़ा भी है सिरोही में जो है 1442 किलोमीटर, ठीक है। अब है 1431 किलोमीटर उदयपुर में जरगा। आचरगढ़ 1380 सिरोही में। रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में। हो जयपुर की है। ये 920 किलोमीटर है, जयपुर ग्रामीण में है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो वो कौन सी है? अरावली गुरु शिखर। माउंट एवरेस्ट ऊपर है और नीलगिरी यह दक्षिण में। इनके बीच की अगर सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो वो है गुरु शिखर। उपनाम है इसका गुरु शिखर का हिंदू ओलंपस, संतों का शिखर, गुरुमासा इनके नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं आबू पर्वत कहाँ है। ये जगह देख लेते हैं। आबू पर्वत है सिरोही में। धौलिया डूंगर उदयपुर में। सज्जनगढ़ लीलागढ़ उदयपुर में। बांसदरा पहाड़ी उदयपुर में है। जयराज की पहाड़ी सिरोही में। ऋषिकेश सिरोही में। मालखेत सिरोही सीकर। लोहागढ़ झुंझुनू में। भेजागढ़ झुंझुनू में। बाबई झुंझुनू। सुंदा माता का पर्वत है जालौर में। इसराना जालौर। रोजा जालौर में। हेमकूट पर्वत राजसमंद, तारागढ़, अजमेर, टोडगढ़, ब्यावर, ठीक है। अब ये बैराज पर्वत है अलवर में, ठीक है। बैराट है कोटली बहरोड बीचून, ये जयपुर ग्रामीण में है। बीचून है जयपुर ग्रामीण। अरावली पर्वतमाला के विभिन्न दर्रे। अब दर्रे याद रख लेते हैं। दर्रा या नाल। पर्वतों में मध्य नीचा तंग रास्ता। पर्वतों के मध्य में जो नीचा एवं तंग रास्ता होता है जो दो स्थानों को जोड़ता है उनको कहते हैं दर्रा। जैसे पाली के दर्रे। पाली में कौन कौन से दर्रे हैं? एक देसुरी की नाल, सोमेश्वर की नाल, बरदर्रा, ठीक है। दर्रे हो गए। अब देख लेते हैं राजसमंद के दर्रे। राजसमंद के दर्रे राजसमंद के दर्रे। अब देख लेते हैं राजसमंद के दर्रे में गौरम घाट, खामली घाट, जलवा की नाल, हाथीगुड़ा नाल, ठीक है। इनकी ट्रिक बनाई है मैंने खुद ने। राज हाथी की जीभ खागो। क्या है? राज हाथी की जीभ खागो। तो राज से हो गया राजसमंद में, हाथी से हो गया हाथीगुड़ा की नाल, जीभ से हो गया जलवा की नाल, खा से हो खामली घाट, वो से हो गौरम घाट।
अब उदयपुर के दर्रे, देवारी की नाल, हाथी नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, उदय हापू से कह दे, उदय हापू से कह दे इनकी ट्रिक है। ठीक है। अब है बूंदी के दर्रे, बूंदी के दर्रे देखिए, रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटखड़ दर्रा, जैतावास दर्रा। ठीक है। अब यह है ब्यावर, ब्यावर अजमेर के दर्रे है, परवारिया नाल, सूरा घाट दर्रा, कचवाली दर्रा, शिवपुरा घाट, ये है ब्यावर के दर्रे। अब टोडगढ़ में स्थित दर्रे कौन कौन से, इनकी ट्रिक देखते हैं। टोडगढ़ में स्थित दर्रों की ट्रिक है, कपिल सरू, कपिल सरू टाट पर आज बम मार दे तो कैसे होगो, कचवानी दर्रा, पीस होगो पीपली दर्रा। ठीक है। एक पीपली दर्रा सिरोही में भी है, ध्यान रखना। ठीक है। पीपली दर्रा, सरस होगो स्वरूप घाट दर्रा, उस होगो उदावरी दर्रा, और टाट, टाट का मतलब होता है टोडगढ़ में स्थित है, इसलिए आज होगा अजमेर में। पहले कौन सी जगह थी, टोडगढ़ अजमेर में था। बम से ब्यावर जो है वर्तमान स्थिति, वर्तमान में ब्यावर में है। ठीक है। अजमेर के पूरब और पश्चिम में स्थित दर्रे, अजमेर के पूरब, अजमेर के पूरब और पश्चिम, मतलब बीच में अजमेर है, पूरब और पश्चिम, जैसे ये है अजमेर। ठीक है। एक तो है पूरब और है ये पश्चिम, इनमें स्थित दर्रे है। पप्पू का बाप, पैसे है परवारिया दर्रा, पूस होगा पूरब में। ठीक है। वाह बर दर्रा पश्चिम में, यानी पप्पू का बाप, ये ट्रिक याद रखना। अब देख ले मारवाड़ मेवाड़ के मध्य दर्रे, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य में कौन कौन से दर्रे हैं, इनको देख लेते ध्यान से। ससुर जी मेवाड़ गए आम खाने, सैस होगा ससुर जी मेवाड़ गए आम खाने से, सिद्धपुरा दर्रा, ससुरा घाट दर्रा। ठीक है। जीस होगा जलवाड़ा की नाल, मेवाड़, मेवाड़ को जोड़ते हैं ये, गए से गौरम घाट, आम से आमीट, राजसमंद में भी है आमीट दर्रा, खास होगा खामली घाट दर्रा। ससुर जी मेवाड़ गए आम खाने। ठीक है। दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से, ध्यान रखिए। सोमेश्वर, हाथ दे, केवड़े के फूल दू, सोमेश्वर, हाथ दे, केवड़े के फूल दू, सो सोमेश्वर नाल हो गई। ठीक है। हाथीगुड़ा की नाल, देश को देवारी नाल, केवड़े यानी केवड़े की नाल, फूल यानी फुलवारी की नाल, देश है वो देसुरी की नाल। ये होता है दक्षिण अरावली के प्रमुख दर्रे। ठीक है। अब देख ले बूंदी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से है, जलकराम बूंदी खा, क्या है जलकराम बूंदी खा, जैसे वो जैतावास दर्रा, जैसे वो लाखेरी दर्रा। ठीक है। जलक सोगो लाखेरी, लक सोगो लाखेरी, राम सोगो रामगढ़ दर्रा, बूंदी, बूंदी है जगह पे ये। ठीक है। ये है खटखड़ दर्रा। कंप्लीट। अब है पूर्वी। आज की क्लास यहीं तक, ये 2 पार्ट पढ़ लिए हैं हमने, 2 भाग पढ़ लिए हैं। अब लास्ट के 2 भाग और रहे वो कल पढ़ेंगे। ठीक है। और जय हिंद जय भारत।